हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट 1 नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आज सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में समझेंगे। इनके बारे में हमने यूनिट 1 में डिस्कस किया था, बट यहाँ पे हम पूरी क्रोनोलॉजी ऑर्डर को समझेंगे। बिकॉज ऑर्डर्स पे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये कौन सा इवेंट किससे पहले या किसके बाद हुआ था, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस क्रोनोलॉजी को देखेंगे। उसके अलावा सोशल रिफॉर्म्स जो प्री इंडिपेंडेंट में कुछ डिसीजन लिए गए या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट में लिए गए, उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो देर आर फ्यू अदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। एंड सोशल वर्क थ्योरीज विच इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था फर्स्ट पार्ट में कि हम प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। देर आर सम सेट ऑफ थ्योरीज, देर आर सेट ऑफ मेथड्स जिन्हें हम फॉलो करते हैं बीइंग अ सोशल वर्कर। बट देर आर सम सोशल वर्क थ्योरीज जो कि बहुत सारे बड़े सोशलॉजिस्ट, फिलोसफर्स, थिंकर्स, इन लोगों ने दी है, जिन्हें हम आज के टाइम में कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं अपने सोशल वर्क के साथ। और उनमें से काफी सारी चीजें हम आज पिक करके सोशल वर्क को और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उनकी थ्योरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन किसने डेवलप की, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्या आइडिया था उनका, हम उस पर ज्यादा फोकस देंगे कि भाई किस आइडिया के साथ उन्होंने इस चीज को बोला। The model of social work used in practice. तो there are few models जो कि हम सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, हम मॉडल को डिस्कस करेंगे। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, ये टॉपिक अलग से भी हमें करना ही है, बट यहाँ पे हमने ब्रीफली कुछ थ्योरीज को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उन थ्योरीज का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो हमें पता है कि भाई हम आज एक फ्री इंडिया में हैं, बट ये इतनी इजीली नहीं अर्नड है, राइट? देयर वर सो मेनी मूवमेंट्स डन इन द पास्ट, कितनी सारी चीजें हुई हैं, कितने सारे लोगों ने मेहनत की है, तब जाके हमें इंडिपेंडेंस मिला, और आज हम कहीं ना कहीं पहले से एक बेटर कंडीशन में है। पहले सबको पता है ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट हमें लाइक सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली हर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट उस तरीके से काफी बेटर सिचुएशन में हम धीरे धीरे ग्रो करके आज हम इस सिचुएशन में है कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट एंड फ्री कंट्री। नाउ यहाँ पे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की अगर बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वर्ड है रोनिसेंस। ठीक है, रोनिसॉन्स। तो रोनिसॉन्स क्या है यहाँ पे? देर आर, दिस इज द बिगिनिंग, ओके, दिस इज द बिगिनिंग वेयर वी स्टार्टेड चेंजिंग। ओके, चीजें बदलने लगी। ओके, चीजें ऐसी बदली कि यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की तरफ यानी इंडिपेंडेंस की तरफ हम बढ़ने लगे। नाउ क्रोनोलॉजी ऑर्डर को देखते हुए सबसे पहले जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है राजा राम मोहन रॉय। मैंने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंसेस के लिए पिक्चर्स भी लगाई हैं सामने, सो दैट एटलीस्ट यू कैन कनेक्ट एंड हैव अ इमेज इन योर माइंड। कि क्योंकि हम क्या है कि इतने सारे नाम, इतने सारे डिटेल्स पढ़ते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं, बट किसी ना किसी चीज से हमें कनेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे रिफॉर्मर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है, और उन सबके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या इनिशिएट किया, किस तरीके से हेल्प किया सोशल वर्क को इनिशिएट करने में, या सोशल वर्क प्रोफेशन में कैसे हेल्प किया। जो भी चीजें हैं उन चीज को हम एक एक करके समझेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय ने अमित्य सभा 1851 कैलकाटा में बनाया था, और ब्रह्म सभा अगेन कैलकाटा में बनाया था इन द ईयर 1828। अब यहाँ पे इन्हें फादर ऑफ इंडियन रॉनिसॉन्स कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये बिगिनर है, तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रॉनिसॉन्स कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने एक आइडियोलॉजी के साथ कि भाई सारे रिलीजन इक्वल है, और हमें अपने रिलीजन को भी वी नीड टू सपोर्ट इट, तो हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। ओके, उन्होंने काफी सोशल इविल्स को भी क्रिटिसाइज किया, जिसमें से मेजर है सती प्रथा। एंड इस तरीके से एक बहुत बड़ा सोशल इविल वहां से हटाने की कोशिश की गई, विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए इनका काफी बड़ा हाथ यहाँ पे माना जाता है। और ऐसे ही अब अगेन देर आर, मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव था, तो वहां पे एक कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। तो राजा राधाकांत देव, इन्होंने धर्म सभा बनाया। ठीक है, जब 1828 में ब्रह्म सभा बना, तो इन्होंने 1829 में धर्म सभा बनाया, जस्ट टू काउंटर ब्रह्म समाज। मतलब जो ब्रह्म समाज करता था, ये उनके अगेंस्ट है भाई, कि सबके अपने अपने मोटिव्स है, सबके अपने अपने रिलीजन है, सबको फॉलो करने देना चाहिए, हम सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से बिल्कुल काउंटर था वो। नाउ नेक्स्ट इज हेनरी लोइस विवान डोरेजियो। डोरेजियंस, ये काफी पॉपुलर है। इनकी एज, मतलब इनके बारे में आप जाने कि ये काफी, इन्होंने एजुकेशन को काफी प्रमोट किया अपने टाइम में। इन्होंने काफी ज्यादा लोगों को इंस्पायर किया, उन्हें काफी यूथ को इंस्पायर किया, बिकॉज ये खुद यंग थे। इनकी डेथ काफी यंग एज में हो गई थी, मे बी 22 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने एक यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया था, वो भी अगेन
बंगाल में ही, यहाँ पे इन्हें बंगाल रेनेसांस के बारे में इन द अर्ली 1830s के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट में इन्होंने लोगों को अवेयर करने के पीछे एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर रखने के लिए, सबको एजुकेटेड होना चाहिए, इस तरीके से डिपार्टमेंट में जॉब्स करनी चाहिए, सो दैट वो रूलिंग में आ सके, मतलब वो उस एरिया से थोड़ा निकल सके जहाँ पे वो सिर्फ स्लेव्स बन के रह गए, उनसे थोड़ा ऊपर निकले एंड दे स्टार्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ अ गवर्नेंस। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को इंस्पायर किया। फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, ही इज़ द फादर ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर टू। तो इससे भी मतलब इससे भी हम सब याद कर सकते हैं। इन्होंने तात्वा बोधि सभा बनाया था 1839 कलकत्ता में। तो मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता बंगाल से मोस्टली से क्यों शुरू हो रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले वहीं से शुरुआत की थी और सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही इम्पैक्ट आया था, सबसे ज़्यादा वहीं को डिस्ट्रॉय किया गया था और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। तो वहीं पे ही इनिशिएटिव्स ज़्यादा दिए गए हैं। शुरुआत में सारी चीज़ें वहीं हुई हैं। तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि हमसे पूछा जाए कि भाई ये सारी चीज़ें कहाँ हुई थी, तो यस, स्टार्टिंग में मोस्ट चीज़ें हमें कहाँ मिल रही हैं, कलकत्ता या बंगाल में। ओके, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ तत्व बोधनी सभा है was to encourage religious inquiries and disseminate the essence of Upanishads। तो यहाँ पे हमें पता है कि देवर सम हमारे अपने बुक्स हैं बहुत सारे जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वेदास और ये सब, तो उसमें उपनिषद्स को फॉलो करने के लिए, वेदास की तरफ ले जाने के लिए इन्होंने काफी एम्फेसाइज किया उस पीरियड में। ओके, इसके बाद आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने बिल्कुल मतलब इन्होंने देयर वर सम सोशल इविल्स, देयर वर मेनी सोशल इविल्स एज़ इफ वी नो दैट। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हमें वेदास में लिखा हुआ है या हमारे पुराने जो माइथोलॉजिकल बुक्स हैं या जो हमारे अ, वेद हैं, उन सब के एक मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कह सकते हैं, हमने कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे सती प्रथा बहुत गलत है, बट स्टिल पीपल ने एट दैट टाइम दे डू इट। ठीक है, वो इसे मानते थे कि भगवान का काम आ गया है। ये मतलब कि लोगों ने भगवान से इन्होंने पिक किया, तो बहुत अलग ही सिचुएशन हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सोशल इवेंट्स हैं, जैसे विडो रीमैरेज है। इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जस्ट टू सपोर्ट विडो रीमैरेज, क्योंकि वहाँ पे विडो की रीमैरेज छोड़ो, वहाँ पे तो विडो को जला दिया जाता था। तो इस तरीके से उस चीज़ को उस चीज़ से बाहर आने के लिए इन्होंने एक पूरा मूवमेंट शुरू किया, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी कैंपेन शुरू किए अगेंस्ट चाइल्ड मैरेज, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी अगेन वन पर्सन, वन मैन कैन हैव मल्टीपल वाइफ्स। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा सोशल इविल है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसे भी उन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन शुरू किए और इन्होंने वुमेन एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा वुमेन को एम्पावर करने के लिए वुमेन एजुकेशन पे भी एम्फसाइज़ किया। उसके अलावा निरंकारीज़, इन्हें इन्हें कई सारे लोगों का नाम है। निरंकारीज़ में दयाल दास, दादरा सिंह, रतन चंद एक्सेट्रा। इन्होंने 1840 में पंजाब में निरंकारीज़ फाउंड कराया था। निरंकारीज़ दे आर पीपल जो कि एक एक नमधारीज़ होते हैं, मतलब जो नरम उसके होते हैं, और एक जो कि सिर्फ़ पूजा-पाठ और इन सब के थ्रू आगे बढ़ते हैं, और निरंकारीज़ थोड़ा एग्रेसिव होता है नेचर में। तो ये एक वो सेक्शन था जो कि उस वक़्त 1840s पंजाब में बना था। नाउ मानव धर्म सभा, ये दुर्गम मंचरम ने बनाया था 1844 सूरत में। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये क्रोनोलॉजी में थे लिस्टेड। हम इनके बारे में इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम इनके बारे में ये सभा बनी, किसने बनाई, किस ईयर बनी, कहाँ बनी, इतनी चीज़ें इनफ है। तो हम इसे पढ़ते जाते हैं। नाउ परमहंस ने परमहंस मंडली बनाई किन्होंने, दादोबा पंच दुरंग ने। इन पे भी क्वेश्चन है, ओके, आ चुका है 1849 में बॉम्बे में। फिर ये नमधारी जिसका मैं अभी बता रहा था कि राम सिंह जी ने बनाई 1857 पंजाब। ओके, राधा स्वामी सत्संग, इनके बारे में मोस्ट लोगों ने सुना होगा, ये तुलसी राम जी ने बनाई थी 1861 आगरा। फिर मोहम्मदीन लिटरेरी सोसाइटी, नवाब अब्दुल लतीफ 1863 में उन्होंने इसे बनाया था। इसके बाद ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये इंडियन लाइक पूरे नेशन वाइड के लिए, बिकॉज एक हमने ऑलरेडी बनाया कलकत्ता में, ये उसी को ही अपग्रेड करके केशव चंद्र सिंह ने 1866 में कलकत्ता में दोबारा इसे शुरू किया था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के नाम से। नाउ दर उल उलूम, इन्होंने बनाया था मौलाना हुसैन अहमद ने 1866 देवबंद में। नाउ प्रार्थना समाज, ये आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था व्हेन केशव चंद्र सेन विजिटेड महाराष्ट्र। ओके, जो केशव चंद्र जी थे जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, तो जब इन्होंने विजिट किया तो उनसे काफी इंस्पायर होके इन्होंने, आत्माराम जी ने प्रार्थना समाज बनाई थी 1867 इन बॉम्बे। ओके, इसके बाद आते हैं ज्योतिबा गोविंदराव फुले। इनके लिए इन्होंने एक काफी पावरफुल मूवमेंट शुरू किया था। ये जो
अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो था कास्ट सिस्टम, कास्ट डिफरेंसेस, जिसकी वजह से एक ब्राह्मण अपने आप को हमेशा से सुपीरियर समझते थे। इवन इन्होंने इस चीज को भी प्रमोट किया था कि ब्राह्मण जो होते हैं वो हमेशा क्या कहते हैं कि जो भी शुभ काम होगा, जो भी एक जैसे शादियों में इन समय कोई भी एक गुड पे काम होगा, तो ब्राह्मण्स को वहां होना जरूरी है, अदरवाइज वो पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें इन्होंने वहां पे जब होती थी उनको इराडिकेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, ओके, इन 1873। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अगेन सोशल सर्विसेज, जो कि लोगों की मदद करना, एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन एंड लो कास्ट पीपल। क्योंकि एजेंडा ये था कि एक तो इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती? एक तो ये कास्ट सिस्टम खत्म करने के लिए हमें ये जो लो कास्ट के लोग हैं उनको एजुकेट करना पड़ेगा, और ये वुमेन में और मेन में डिफरेंसेस है, इस इनइक्वालिटी को भी खत्म करने के लिए हमें वुमेन को भी एजुकेट करना पड़ेगा। तो इन्होंने उस एजेंडा को लेकर आगे अपना काम किया। फिर दयानंद सरस्वती, जिन्हें हम मूल शंकर के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी काफी लोगों ने सुना होगा। अगेन इन्होंने आर्य समाज फाउंड किया। दयानंद सरस्वती जी के नाम से आर्य समाज के काफी सारे स्कूल्स भी हैं, एज इफ काफी लोगों ने डीएवीज का नाम सुना होगा, या काफी सारे स्कूल्स के पूरे चेन चल रही है कि काफी सारे आज भी इन्हें फॉलो करते हैं। तो देर आर पीपल नोन एज आर्य समाजी। तो इन्होंने 7 अप्रैल 1875 में इन मुंबई इसे शुरू किया था। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को या कास्ट रिजिडिटीज को, अनटचेबिलिटीज को, या फिर ये आइडोलिट्री को, पॉलिथिज्म, बिलीफ इन मैजिक, चार्म, एनिमल सैक्रिफाइसेस, तो ये जितने भी चल रहे थे चीजें कि भाई पुराने टाइम में हम एक पुराने कल्चर को, एक ट्रेडिशन को मान के उसको फॉलो करते जा रहे थे कि हम गौ हत्या या चीजें काला जादू और सबके तरफ बढ़ रहे थे। उन सबको थोड़ा इन सबसे बाहर आने के लिए, इन सबसे ऑर्थोडॉक्सी से हट के, मतलब अंधविश्वास से हट के समाज को आगे ले जाने की तरफ इन्होंने अपना फोकस रखा था। और अगेन इन्होंने भी इको स्टेटस फॉर वुमेन, इंटरकास्ट मैरिजेस और वुमेन रीमैरिजेस, विडो रीमैरिजेस की तरफ अपना फोकस किया और उन्हें एंकरेज किया। नवाब अब्दुल लतीफ, इनका नाम अभी हमने सुना ही था। नवाब अब्दुल लतीफ ने क्या किया था? ट्राई टू रिमूव सोशल अब्यूजेस टू प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड अटेम्प्ट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन। ओके, इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने मुहिम शुरू की थी। और इनका नाम हमने ऑलरेडी सुना है। आप वी रोट इट समवेयर। नवाब अब्दुल लतीफ, इन्होंने मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल, एजुकेशन को प्रमोट करते हुए, एक ये हिंदू मुस्लिम का जो ये यूनिटी है उसको बनाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, और एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने वो सोसाइटी बनाई। नाउ रामकृष्ण परमहंस, परमहंस। अब अगेन यहाँ पे इनका इतना बड़ा इनपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनसे इंस्पायर ही थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया था। एट दैट टाइम ही also promoted he also promoted equality among men and women, I mean eradication of this caste system को पूरी तरह खत्म करना, और एक इक्वालिटी लाना, एक रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको हटा के एक इक्वालिटी लेके आना। तो रामकृष्ण मिशन जो था वो रामकृष्ण परमहंस के नाम पे ही है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने शुरू किया था इन द ईयर 1897। ओके, तो बेसिकली आइडिया यही था यहाँ पे, जो अमीर लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं और जो दबा रहे हैं गरीबों को, उसे उनसे गरीबों को बचाना, उनसे उसे बाहर निकालना। और ऑल्सो ये एक लिबर्टी की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, फ्री थिंकिंग की बात करते थे। इट मीन्स अगेन आई टोल्ड यू, एवरी पीपल शुड हैव इक्वल फ्रीडम, इक्वालिटी मस्ट बी देयर, एक लिबर्टी होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए, सबको अपनी बात रखने का हक होना चाहिए। तो ऐसी चीजों को प्रमोट किया था ड्यूरिंग दिस रामकृष्ण मिशन। ओके, रामकृष्ण मूवमेंट जो चला था, इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे। पहला था स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत आज इलिस्ट्रेशन इन द लाइफ ऑफ रामकृष्ण। ठीक है, तो बेसिकली अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल मैसेज कि भाई वेदों की तरफ जाओ, या फिर इक्वालिटी की तरफ बढ़ो, और disciplines to carry on preaching philanthropic and charitable work, looking upon all men, women, and children, irrespective of caste, creed, or color, and veritable manifestation of the divine. तो आइडिया इज सेम ओवरऑल। अगर आप देखो तो ये सिर्फ इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्री थिंकिंग की तरफ फोकस रखते हैं, जो सबके लिए डिमांड थी। तो सब इस चीज को उन्होंने एनकरेज किया था। नाउ थियोसोफिकल सोसाइटी, ये मैडम एच पी ब्लैक्सकी ने किया था, एंड
कॉर्नल एस.सी. ऑलकुट in 1875 न्यूयॉर्क, यूएसए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, इसके बारे में हम बाद में जो मेजर मूवमेंट्स है उनमें डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैडम एच.पी. ब्लेक्सपी एंड कॉर्नल एच.एस. ऑलकुट 1875 न्यूयॉर्क, यूएसए में शुरू करा। इसका इम्पैक्ट अभी देखेंगे अभी। तो ये फिर साधारण ब्राह्मण समाज, फिर आनंदा मोहन बोस ने 1878 कलकत्ता में शुरू किया। फिर पंडिता रामाबाई, इन्होंने आर्य महिला सभा बनाया। अब ये क्या है, अभी तक आर्य समाज मोस्टली चीजें देख रहे हैं, ये मेन मोस्टली मेन मोटिवेट कर रहे हैं, दो ये दे वर्किंग फॉर वुमेन ओनली, बट यहाँ पे वुमेन के अलग से, वुमेन के लिए एक अलग से सभा बनाई जहाँ वुमेन अपने लिए फाइट करी थी, वुमेन आके अपने डिसीजंस ले रही थी, वुमेन दे वर कैंपेनिंग अगेंस्ट दी ऑल सोशल एरर्स गोइंग ऑन वुमेन ओनली। ठीक है, तो ये इन्होंने शुरू किया, और जिसमें जो ये घर से निकाली गई या प्रताड़ित महिलाएं होती थी या विधवाएं होती थी, उन्हें ये रखा जाता था वहां पे, और उन्हें उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ को जीने दिया जाता था बेसिकली, दे हेल्प इन अदर ड्यूटीज। तो उसके बाद फिर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो जी आगरकर 1884 पुणे में हुआ। फिर बहराम जी एम मालाबारी, इन्होंने सेवा सदन शुरू किया था इन 1885। ठीक है, इन्होंने एक सेवा सदन के नाम से एक सदन शुरू किया इन 1885। इनका बेसिकली आइडिया क्या था, सेम, टेकिंग केयर ऑफ दोज वुमेन हु आर एक्सप्लॉइटेड एंड देन डिस्कार्डेड बाय द सोसाइटी। ओके, तो ये उनका ख्याल रखते थे जिन महिलाओं को समाज में प्रताड़ित किया गया होता। और ऑल्सो इन्होंने जो ये वुमेन एजुकेशन और इनके मेडिकल और वेलफेयर सर्विस में भी इन्होंने काफी भाग लिया आगे बढ़ चढ़ के, और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट भी थे। नाउ सईद अहमद खान, इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बिकॉज इनके नाम पे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज भी है, अलीगढ़ मूवमेंट से ही शुरू हुआ था ये। तो इन्होंने कैंपेन किया था आगे, पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी एंड द मुस्लिम सिस्टम ऑफ डिवोर्स, जो ये तीन तलाक वाली चीज है। तो ही एम्फसाइज द नीड ऑफ रिमूविंग इरेशनल सोशल कस्टम। इरेशनल मतलब ये बेसिकली जिसका कोई लॉजिक नहीं है, हम बस कर रहे हैं इन कस्टम्स को फॉलो करने के लिए बस, तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, इनको यहाँ से हटा के ही ट्राइज टू एजुकेट पीपल, सो दैट दे कैन गेट ओवर फ्रॉम दिस, जितनी चीजें हो रही हैं गलत उनसे बाहर निकल सकते। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मदीन ओरिएंटल कॉलेज, जिसका नाम बाद में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज हुआ, वो स्टैब्लिश किया है। ओके, तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हुआ था, अलीगढ़ मूवमेंट ये कब हुआ था, मतलब ये किसने किया था, सईद अहमद खान। नाउ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एमजी राणा ने 1887 बॉम्बे। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने किया था 1887 लाहौर। फिर नदवाह यूपी उलेमा, जो कि मौलाना सिबली नुमानी ने किया था 1894 लखनऊ। ओके, अगर यहाँ पे थोड़े टंग ट्विस्टर्स हैं, देयर आर मेनी नेम्स, बहुत सारा डेटा है, बट अगेन ये क्रोनोलॉजी को थोड़ा बहुत याद रखना है, और जिनके बारे में डिटेल में पढ़ना है उनके बारे में डिटेल में मेंशन किया हुआ है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्रोनोलॉजी, बिकॉज ये एग्जाम में आएंगे। नाम में गलत हो सकता है, प्रोनाउंस कर रहा हूँ बीच में, बट स्टिल आप लोगों के लिए मेरी प्रोनाउंसिएशन सब इंपॉर्टेंट है इस कंटेंट और इस डाटा को लेके चलना। ना गोपाल कृष्ण गोखले, इनके बारे में भी आपने सुना होगा, सर्पेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब इन्होंने डिवोट कर देते, इन्होंने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो कि इंडियन इंडियन सोसाइटी के लिए या इंडियन के लिए, इंडियन को आगे बढ़ाने के लिए इसकी रियल स्पिरिट के साथ काम करते थे कि भाई हमें वेलफेयर करना है इंडिया में। तो ये फाउंड हुआ था 1905 में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली अभी तक क्या हो रहा था, लोग अपनी मर्जी से चीजें कर रहे थे, तो ही स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल ना, ठीक है, टू गिव सर्विसेज टू इंडिया। तो बेसिकली आइडिया ये था कि यहाँ पे जो लोग खुद से इंटरेस्टेड थे, उन्हें ये प्रिपेयर करते थे टू गिव सेल्फलेस हेल्प टू द कंट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था, विच वॉज हैपेंड इन 1905। नाउ पूना सेवा सदन, रामा भाई राणा ने एंड जी के देवधर 1909 पुणे में हुआ। सोशल सर्विस लीग सेवा समिति, एन एम जोशी 1911 बॉम्बे। सेवा समिति हृदय नाथ कुंजू ने किया 1940 इलाहाबाद। सरोजनी नायडू, अगेन काफी लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा, काफी इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को काफी टाइम पे लीड भी किया है। तो शी वाज रिनाउंड पोएटेस एंड अ सोशल वर्कर। तो शी लेड लाइफ एज अ सोशल वर्कर। इन्होंने वुमेन राइट्स की, वोटिंग राइट्स पे काफी मतलब स्टैंड लिया कि वुमेन्स के लिए इक्वल राइट होने चाहिए, और ये एक काफी इफेक्टिव लीडर की तरह सामने आई थी इन दैट टाइम। और उस वक्त
इन्होंने इंडियन कांग्रेस को भी, नेशनल कांग्रेस को भी लीड किया था। शी ऑल्सो हेल्प टू सेट अप द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने विमेन के राइट्स के लिए, विमेन के वोटिंग राइट्स के लिए और विमेन को एक एक दर्जा दिलाने के लिए पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफी ज्यादा इसमें मेहनत की है। नाउ पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन द मिड 1920 स्टार्ट किया था। एंड उसका था कि बेसिकली ये वही लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, इस चीज को, इसका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, लोअर कास्ट को दबाया जाता है, उसको खत्म करना वाज द आइडिया, जो कि पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर ने किया था। ओके नाउ बाल शास्त्री जैम जैम्बिकर। ओके, तो इन्हें, इनका नाम भी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हें हम फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक दर्पण नाम का न्यूज़पेपर शुरू किया था इन द ईयर 1832, फर्स्ट टाइम पब्लिश ऑन 6 जनवरी 1832। एक सोशल एक्टिविस्ट थे, लोगों को एजुकेशन की तरफ प्रमोट करते थे। एम्फसाइज इनका था विडो रीमैरेजेस, हेल्प इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द अनएजुकेटेड इंडियन मासेस। तो बेसिकली ये क्या करते थे, लोगों को अवेयर कराते थे, जितने पॉलिटिकल सोशल या उस टाइम इश्यूज होते थे, उन इश्यूज से लोगों को अवेयर कराते थे थ्रू हिज ओन पब्लिश न्यूज़पेपर दर्पण के नाम से जो उन्होंने शुरू किया। ना केशव चंद्र सेन, इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया था, प्रेयर सोसाइटी इन बॉम्बे। ओके, तो जो प्रार्थना समाज है, इसके बेसिकली जो 4 पॉइंट सोशल एजेंडा थे, वो क्या था? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, अगेन हर कोई कास्ट सिस्टम को हटाना चाहता था। विडोज एजुकेशन, विडो रीमैरिज, रेजिंग ऑफ एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ एंड मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे आप भी जानते हैं उस टाइम चाइल्ड मैरिज काफी होती थी, तो उस वक्त चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक, इवन बाद में ये फिर एक्ट भी बन गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काफी पॉपुलर रिफॉर्म है, जो कि प्री इंडिपेंडेंट में ही ले लिया गया था डिसीजन। मैरिज के ऊपर तो लेना ही पड़ा था, क्योंकि उस वक्त इतनी छोटी एज में, इवन गर्ल्स आर नॉट रेडी टू गेट दैट मेंटल प्रेशर और फिजिकल पेन एंड एवरीथिंग। बॉयज आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल कि भाई इतनी छोटी एज में शादी कर देना है फिर आगे लाइफ बढ़ाना। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था, लेकिन लोग इस चीज को एक कस्टम की तरह फॉलो करते थे कि एक छोटी एज में ही शादी करा देना ठीक होता है, तो वो चीज रॉन्ग। तो प्रार्थना समाज से जो मेजर लीडर्स यहाँ से निकले थे उसके बाद, देवर महादेव गोविंद रानडे, आरजी भंडारकर एंड एनजी चंद्रवारकर। ओके, तो दीज वर द पीपल जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिन्होंने इस प्रार्थना समाज पे काफी बड़े इनिशिएटिव्स लिए थे। मेधा पाटकर, इन्होंने, इनके बारे में तो काफी लोगों ने सुना ही होगा, बिकॉज इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनसे तो मैं पर्सनली भी मिला, बहुत काइंडली दिए इन्होंने, काफी मतलब नर्मदा वेलफेयर, नर्मदा बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जितने भी हमारे जो डैम्स बन जाते हैं अननेसेसरी नो, या फिर विदाउट प्लानिंग हम क्या करते हैं, नदियां सूख रही हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि अननेसेसरी हो रही है। बिकॉज होता क्या है, जब एक जगह पे डैम बनता है तो एक तरीके हम पानी रोक रहे हैं एक जगह, तो पानी रोकने के लिए हम एक पूरी बड़ी वॉल बनाते हैं, तो वॉल की वजह से वहाँ लेवल रेज हो जाता है पानी का, जिसकी वजह से काफी सारे गांव डूब जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, डैम का पर्पस अच्छा है, हाइड्रो पावर प्लांट बनता है, आगे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को हम हैंडल कर पाते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। बट कई जगह विदाउट प्लानिंग ये बहुत गलत हो जाता है, और अगर हो रहा है और लोग डूब रहे हैं, तो बहुत जरूरी भी हो जाता है कि उन्हें फिर हम एक दूसरी जगह दें, उस दूसरी जगह में उन्हें उनके घर दें, उनको उनको खेत दें, सो दैट, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं, जो कि अपने लैंड्स पे डिपेंडेंट है, उनकी जमीनें, उनका घर डूबने के बाद उनके पास कुछ नहीं बच जाता। तो इस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था उस वक्त इस चीज को सामने लेकर आना। और प्लस डैम बनाने से एक एक्वेटिक लाइफ पे भी बहुत गलत इंप्रेशन पड़ रहा था, एक्वेटिक लाइफ वहाँ की तबाह हो जाती थी, और इवन वेजिटेशन भी वहाँ का तबाह हो जाता था। तो इस वजह से ही ये मूवमेंट काफी पॉपुलर भी हुआ था, और दैट टाइम शी स्टूड बाय टू टेक दिस डिसीजन, और इसके लिए सब काफी लोगों ने इन्हें ज्वाइन भी किया था। चिपको मूवमेंट, इसके बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने। चिपको मूवमेंट, इसमें ये एक बहुत ही पीसफुल मूवमेंट था। इन्होंने क्या किया कि पेड़ काटने के लिए जब बात हुई, डिफॉरेस्टेशन को रोकने की बात हुई, तो इन्होंने दे हग द ट्रीज, एंड इन्होंने बोला कि अगर पेड़ काटने हैं तो आप हमें काटिए साथ में। तो इस तरीके से लोगों को वहां से भगाया, पेड़ को काटने नहीं दिया, और एक तरीके से इससे काफी सारे एक्टिविस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, गौरी देवी हो गई, सुरक्षा देवी, बचनी देवी, सुदेशा देवी, विरुक्षा देवी एंड अदर्स। ऐसे काफी सारे लीडर्स हुए, एंड यू कैन सी उनके नाम में ही दम है ना। मोस्टली लीडर्स में हमने देखा है कि दे हैव डन अ लॉट, जिसकी वजह से हमें आज काफी फ्रीडम हम इंजॉय कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू फ्यू डिसीजंस जो कि एक मेजर रिफॉर्म्स है
प्री इंडिपेंडेंट जैसे मैंने आपको बताया था, एक चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 सी बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो ये एक्ट ने मेल और फीमेल की एक एज को डिफाइन कर दिया, माइनर मैरिजेस को बैन कर दिया। ओके, आर्य मैरिजेस वैलिडेशन एक्ट, तो यहाँ पे जो मंदिरों में शादी हो जाती थी या फिर जो जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग लोग, क्योंकि कोर्ट मैरिजेस, कोर्ट रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन ये सब रूल्स होते थे, तो वो उनको एक वैलिडेशन देने के लिए ये एक्ट लाया गया कि भाई ऐसी शादियों को भी वैलिड माना जाएगा, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 में लाया गया। ठीक है, तो जो भी लोगों को शक था कि भाई शादी मानी नहीं जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था, मानी गई बात है। हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू बी, मतलब जिसकी बहुत जरूरत थी, नीडेड था। तो देखा जाए तो उस वक्त हम क्या कहते थे कि भाई पूरा पूरा जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ लड़कों को जाता है, यू नो, जो लड़कियों को दिया जाता है, जो स्त्रीधन जिसे हम कहते हैं, उस पे लड़की का कोई राइट नहीं रहता। तो उसमें लड़कियों को राइट देना, इवन जो ये सेपरेट मेंटेनेंस कॉस्ट और ये जो भी, मतलब आपने आज देखा होगा, ये काफी सारे रूल्स भी बन गए हैं कि स्त्रीधन जो मिलता है शादी में, जो गिफ्ट्स मिलते हैं, जो भी ऐसा है, वो सब पे हक लड़की का ही होता है। इवन शादी के बाद अगर मान लो किसी वजह से उनके बीच में चीजें नहीं मैच बनती हैं, वो डिवोर्स ले लेते हैं, तो लड़की के पास पूरा राइट है कि वो अपने मेंटेनेंस के लिए और इन सब के लिए एक अमाउंट चार्ज कर सकती है अपने हस्बैंड पे, कि वो उसे हर मंथ या फिर एक साथ जो भी उन्हें दे, ये उनका राइट है। तो ये एक तरीके से इस एक्ट के बाद आए गए। सोशल रिफॉर्म जो पोस्ट इंडिपेंडेंट लिए गए, उसमें सबसे पहला था स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ये आप रीड के लीजिए, बिकॉज इतने इतने डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल यू शुड नो दैट देयर वाज फ्यू एक्ट्स व्हिच वर मेड आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंट। ओके, नाउ अब मैंने जैसे बताया था कि हम कुछ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है वेद समाज, तो इट इज कॉल्ड एज ब्रह्म समाज ऑफ साउथ। ठीक है, कैसे शुरू किया था, श्रीधालु नायडू जी ने शुरू किया था। तो ये क्या करते थे, ही ट्रांसलेटेड बुक्स ऑफ ब्रह्मो धर्मा इनटू तमिल एंड तेलुगु। तो ये सोसाइटी करती क्या थी, तो ये जो धर्मो ब्रह्म धर्मा की जो किताबें थी, उनको तमिल और तेलुगु में, मतलब सोसाइटी ऑफ साउथ की बेसिकली, तो वो उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया लोगों को, ताकि वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है या जो जो ज्ञान है वो उन सबको उन सब लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो ये लोकित वाड़ी, ये हुआ था, ये गोपाल हरि देशमुख ने किया था, गोपाल हरि देशमुख ने किया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है, या ये ना एक तरीके से उस वक्त ये हो गया था, इंग्लिश इज लाइक सबसे सुपीरियर हो गया था। तो लोग जो थे हमारे यहाँ, वो अभी तक मॉडर्न एजुकेशन में या फिर उनके उसमें, मैंने जैसे बताया था कि जॉब्स नहीं ले करते थे, उसके जो आईएएस के एग्जाम्स और ये सब जो उनके सर्विस सर्वेंट्स के जो एग्जाम्स होते थे, सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्स होते थे, तो उन सब में बैठने के लिए मॉडर्न एजुकेशन होना बहुत जरूरी था। तो इस तरफ उन्होंने प्रमोट किया चीजों को, और इवन ही एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन। तो ये इन्होंने काफी किया। प्लस जो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट की चीजें चलती, हैंड्समैन खादी क्लोथ, तो इन्हें भी इन्होंने एक दिल्ली दरबार में 1876 में जो इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने पार्ट लिया, जहाँ पे हैंड्समैन खादी क्लोथ पहन के जाना था। और इवन सेल्फ रिलायंस, जो उस टाइम ये चीज चल रही थी ना, कि वी विल मेक थिंग्स बाय आवर ओन, हम खुद ही चीजें बनाएंगे, खुद ही करेंगे, जिसमें हमने दांडी मार्च भी किया था, हमने नो चीजों को डिसोबे करना, काफी सारी मूवमेंट्स वी हैव स्टार्टेड, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सामान को हमने जो इंग्लिश मेड थे उन सबको छोड़ना शुरू कर दिया था, सेल्फ रिलायबल बनना शुरू कर दिया था। तो उस पीरियड में ये काफी इफेक्टिव आए। फिर राधा स्वामी मूवमेंट, ये बेसिकली क्या है, इट इज फाउंडेड इन 1861 बाय द बैंकर ऑफ आगरा, तुलसीराम, पॉपुलरली नोन एज शिव दयाल साहिब और स्वामी महाराज। ठीक है, तो राधा स्वामी मूवमेंट आज भी है, यू नो, दे प्रमोट विजडम, मेकिंग पीपल मोर वाइजर। तो इस तरीके से जो आइडिया है, लोगों को एक प्री थिंकिंग तरफ, एक एक ओपन माइंड के साथ सारे चीजों को, सारे दुखों को, सारे वो माया को दूर करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दे प्रमोटेड। ओके, ना इसके बारे में हमने तभी बात की थी, इन्हें मैडम एचपी ब्लतस्की ने बनाया था। तो इट वाज थियोसोफिकल सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड बाय वेस्टर्नर्स, ये यूएस बेस्ड थे। तो इन्होंने यूएस में 1875 में ये मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है, बट लेटर इट शिफ्टेड टू इंडिया एट अद्य तमिलनाडु, इसलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। इन 1882 तो एनी बेसेंट वाज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट इन 1907। तो जो ये सोसाइटी थी,
थियोसॉफिकल। तो इसकी जो हमारी प्रेसिडेंट बनी थी वो एनी बेसेंट थी, एंड शी फाउंडेड सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो इसका अपना एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जो हमारा हिंदू कॉलेज है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, या जिसे अभी हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के नाम से जानते हैं, तो ये यहीं से शी फाउंडेड दिस एनी बेसेंट। और जो कहाँ से हुआ शुरुआती, जो कि मैडम एच ब्लेवस्की ने किया था, और कॉर्नल एच एस ऑलकॉट ने किया था एट दैट पीरियड। तो ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट। ये बी आर अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था इन 1924 फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स। एंड हमें भी पता है कि उस वक्त इन्होंने काफी अनटचेबल्स पे काम किया, इवन ही फॉट फॉर इट। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इक्वालिटी की बात की। इन्होंने उस वक्त लोगों के नॉट इक्वालिटी, इन्होंने इक्विटी की बात की। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वली ना करके इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन करना प्रेफर करवाया। इन्होंने बोला कि जो डिप्रेस क्लास है उनको उठाना बहुत जरूरी है। अगर हम इक्वालिटी नहीं लाएंगे आज, तो कल को ये चीजें पूरी सोसाइटी में रहेगी और ये सफर करती रहेगा, हमारी कंट्री आगे सफर करती रहेगी। तो बी आर अम्बेडकर अगेन ही फाउंडेड मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत इन बहिष्कृत भारत इन 1972। तो ये डिप्रेस क्लास मूवमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बी आर अम्बेडकर जी ने जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इन 1924, इन्होंने फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ टू टचेबल्स के लिए एक एक्ट लिया था, मतलब एक एक्शन ही। तो फिर कांग्रेस हरिजन मूवमेंट, ये भी अगेन बैकवर्ड क्लास की अपलिफ्टमेंट के लिए था, जो ये एक तरीके से इसके लिए पूरी ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग बनाएगी 1932 में, जो कि इन्हें जो हरिजन्स थे उनको उठाने के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। सबको पता है गांधी जी ने भी इसमें काफी, हरिजन नाम गांधी जी ने दिया था, एंड ही फाउंडेड दिस इन 1833, जिसमें इन्होंने हरिजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काफी सपोर्ट किया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। अभी तक जो हमने बात की वो सारी क्या थी, ये थे सोशल रिफॉर्मर्स और सम सोशल रिफॉर्म्स व्हिच वर रियली इंपॉर्टेंट, एंड उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए हैं जिसमें उन्हें होना चाहिए। इवन इफ आई मिस समथिंग, बट स्टिल ये मोस्टली वो सारी चीजें कवर्ड हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% है। आपको एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ओके ना। कमिंग टू सोशल वर्क थ्योरीज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली थ्योरी, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है। अब देखना कई जगह क्या होता है, हमें इनका नाम पूरा आना चाहिए, जैसे एल्बर्ट बेंडोरा, तो कई जगह सिर्फ बेंडोरा लिखा होगा, कई जगह सिर्फ एल्बर्ट लिखा होगा। ठीक है, इनका फोकस कहाँ था? इन्होंने बोला कि देखो भाई, सोशल लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि हम लोगों को वी लर्न बाय ऑब्जर्विंग। ओके, हम लोगों को ऑब्जर्व करके भी चीजें सीख सकते हैं। इट जस्ट लाइक कि हम, जैसे मैं सोशल वर्कर हूँ, तो कई बार चीजें क्या होती है कि हम सिर्फ वो वर्बली बताएगा, वो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, वो मुंह से बोलेगा, मैं वही समझू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हम ड्यूरिंग द इंटरव्यू या फिर उनके, हम जब केस स्टडीज करते हैं, उनके लोगों से मिलते हैं, उनके जानने वाले लोगों से बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्विंग के थ्रू ही हम एक बेटर रिजल्ट पे आ सकते हैं। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। और ये ऑब्जर्व करके ही एक चीज और अच्छी होती है कि हम एक करेक्ट डिसीजन की तरफ ही बढ़ पाते हैं। फिर आता है सिस्टम्स थ्योरी। ये डॉक्टर मुर्रे बोहन ने दिया था इन 1946। ओके, ये क्या था? पीपल आर प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। बेसिकली जो हमारा बिहेवियर है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है। ये सबको पता है कि आज हम जो है वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, हमारा जो फैक्टर्स है हमारे आसपास, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जहाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करेंगे, क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम सोचेंगे। इस तरह की चीजों को यहाँ पे हम सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट, जैसे these factors include family, friends, social settings, religious structures, economic class, home environment। तो ये सारी चीजें ही मिलजुला के हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी इज यूज्ड टू ट्रीट इश्यूज लाइक ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, स्कूल ट्रॉमा एंड रिस्की बिहेवियर। तो इन सबको ट्रीट करने में भी सिस्टम थ्योरी काफी हेल्प करता है। ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम एक तरीके से अगर इस आइडिया को लेकर चलेंगे कि आपका बिहेवियर सिर्फ आपके वजह से नहीं है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से भी है, तो ये हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखेंगे। उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हम हर क्लास में हर तरीके से जो जो फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कौन सा फैक्टर इफेक्ट डाल रहा है, हम इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सिस्टम थ्योरी उस पर एम्फेसाइज ज्यादा करता है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक एट दैट पीरियड काफी थियोरेटिकल है वैसे तो, बट इन्होंने एरिक एरिक्सन इन 1950 इन्होंने काफी डिटेल में इस चीज को समझाया था कि जो हम हैं आज,
इसके इन्होंने 8 एजेस में 8 डिफरेंट स्टेजेस में बाँट दिया था। इन्होंने हर एक स्टेज को एक एज ग्रुप और उस एज ग्रुप में हम क्या अर्न करते हैं लाइक ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पे इन्होंने काफ़ी डिटेल में 8 स्टेजेस डिफाइन की थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। जो आज हम बने हैं, वो हम इस 8 स्टेजेस के थ्रू बनते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल है वैसे तो। जैसे पहला ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, द फर्स्ट पार्ट। तो ये कौन-सी एज है? ये वो एज है जब हम न्यू बेबी बॉर्न से लेके 18 मंथ तक। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। उस टाइम उन्हें जो वो एक्स्ट्रा केयर मिलती है, लोग उन्हें अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उन्हें जो चाहिए उनका ख़्याल रख रहे हैं, टाइमली खाना दे रहे हैं, उनके आस-पास हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, तो उन्हें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है। उन लोगों पे उनका भरोसा बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि जिनके बीच हैं वो सेफ है। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद उनकी लाइफ़ में एक होप लगती है, एक होप जगती है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज व्हेन दे गेट होप इन लाइफ़। ओके। उसके नाम आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ये होता है इसका, ये उस पीरियड में आता है जब 18 मंथ से लेके 3 इयर्स का टाइम होता है। मतलब इस पीरियड में हम क्या होता है, उस टाइम लोग हमें दे इंस्पायर अस, दे प्रमोट, दे एनकरेजेस अस कि भाई चलो, नहीं, अरे बोलो, अरे मम्मा बोल दो, पापा बोल दो, अरे मामा बोल दो टाइप्स, ऐसे करके हम काफ़ी कुछ बुलवाने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं, हम उनकी एक्सरसाइज़ेज़ करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम करा रहे हैं तो उसमें उनके अंदर विल आता है। जब हम उन्हें नहीं करा रहे, हमें छोड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर उन्हें लगता है कि यार, मतलब एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है कि भाई ये सही नहीं है, बट वो विल अगर हमें बनाना है तो उस एज में उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आते हैं इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगेन, ये एक अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है। जब हम पहली बार बच्चों को एक्सपोज़ कर देते हैं, 3 साल का बच्चा है, मान लो प्ले स्कूल में डाल दिया, तो वो अपने एज के बच्चों से मिलेगा, उनसे बातचीत करेगा। तो वहाँ पे उसे किसी तरीके से प्रमोट करना, उसके सवालों का जवाब देते रहना, उनके उनके क्योंकि उस टाइम उनके क्वेश्चन्स बहुत होते हैं, ठीक है? तो जो क्वेश्चन उनके मन में अराइज़ हो रहे हैं, मे बी यू फाइंड इट इर्रेलेवेंट, बट स्टिल उनको जो एक इवन एक मार्जिन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बता दो। एक मार्जिन रखना, उस चीज़ को समझते हुए कि उन्हें कितना जानना चाहिए, उन्हें समझ में आ रहा है, और उनकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए हमें उन्हें आंसर करना चाहिए, व्हिच मेक्स देम टू फाइंड द पर्पस इन इट, तो ये बहुत मतलब वहीं पे इनका ग्रोथ हो जाता है। मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो 5 इयर्स, 6 इयर्स तक हो जाती है बच्चों में। जो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव थिंकिंग, जो सोच होती है उनकी, जो उनका सोचने समझने की क्षमता होती है, जो उनका, जिसे हम उनका आईक्यू कहते हैं, तो वो मोस्टली 6 इयर्स, 5 इयर्स तक डेवलप हो जाता है। तो इस एज में बच्चों के साथ बहुत क्रूशियल होता है काम करना, तो उन्हें लाइफ में पर्पस मिल जाता है। फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ एट दिस एज अब यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका होता है। दे हैव स्टार्टेड गोइंग टू फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। यहाँ पे उन्हें अच्छा परफ़ॉर्म भी करना है, इन्हें सोशली भी अच्छा आना है, इन्हें फ्रेंड्स बनाने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उस पीरियड में भी इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। हम लोगों को जो उनकी फैमिली का पार्ट है, जिनके साथ वो सिक्योर फ़ील कर रहे हैं, जिनसे वो जानते हैं, समझते हैं, उनसे वो अपने क्वेश्चन्स करते हैं, टीचर से मिलते हैं, टीचर के साथ उसका कैसा रिलेशन है। तो बेसिकली एट दिस पीरियड वो अपने लिए फाइट भी करते हैं। दे वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, दे गेट, बेसिकली दे अर्न कॉम्पिटेंस, ठीक है? क्षमताएँ जो होती हैं वो उनकी निखर कर आती हैं उस वक़्त। तो उस वक़्त उन्हें जितनी ज़्यादा वो डांसिंग सीखना चाहते हैं, उन्हें स्किल्स में डाल देते हैं। वो साइक्लिंग करना चाहते हैं, फाइटिंग करना चाहते हैं, या जो भी लर्निंग एज है बेसिकली, जो जितना वो स्किल सीखना चाहते हैं, उन तरह की एक्टिविटीज़ में वी इन्वॉल्व देम। इवन पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई नहीं करना चाहते तो उन रीज़न्स को देखना, उनको समझना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए उनको पढ़ाना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखना ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन डेवलप दिस कॉम्पिटेंस इन देम। फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। ये एक वो एज होती है जब ये 12 टू 18 वाली एज चल रही होती है, जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं। ये काफ़ी क्रूशियल एज है, हम सब जानते हैं। उस वक़्त काफ़ी तरह के चेंजेस बॉडी में आ रहे होते हैं, उस वक़्त बॉडी एक तरीके से प्यूबर्टी भी आ जाती है, मतलब उनमें काफ़ी चेंजेस आने लग जाते हैं हर तरीके से, इंटरनली भी आने लग जाते हैं, उनके एडजस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वो सारे क्वेश्चन्स, वो सारे कन्फ्यूजन, ये सारा ट्रॉमा, ये सारी चीज़ें अगर उनके पास रह जाएँगी, अगर ये अनआंसर्ड रह जाती हैं, तो ये एक तरीके से एक एक कन्फ्यूजन एक उसकी तरफ लेके चली जाती है, व्हिच इज़ नॉट गुड। अगर हम उस वक़्त उन्हें ओपन रखें, हम चीज़ों को मतलब ग्रो होने दें, हम उनसे बातचीत करते रहें, एंड वी मेक देम फील कंफर्टेबल अबाउट दिस कि हमें ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इट्स वेरी ओके विद यू, कि कोई ऐसे, इट्स नॉट लाइक कि हमें घबराने की ज़रूरत है या हमें किसी चीज़ से शर्म आनी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई फीलिंग ना आए। तो अगर ये सब हम डेवलप करने में हेल्प कर पाते हैं, तो उन्हें फिडेलिटी, जिसे हम लॉयल्टी भी कहते हैं, वो अर्न करने में हेल्प करते हैं। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो 18 टू 40 एज, 18 टू 40 एज, ये अगेन, ये वो क्लास आ गया है अब यहाँ पे
ये एक इनका थॉट प्रोसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गए हैं, जॉब्स बढ़ गए हैं, प्रैक्टिकली ये लोगों के साथ कैसे होंगे, बिकॉज ये आगे के स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद वो अपने अंदर दे फील लव, दे फील लव कि वो भाई जिन लोगों के भी वो बीच रह रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे गेट इनटू अ लाइफ जहाँ पे उनको पता है कि उन्हें एक अपनी लाइफ पार्टनर होगी जिनके साथ वो अपनी लाइफ शेयर करेंगे। अगेन, जिन लोगों की लाइफ में ये पार्ट मिस हो जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे उनके अंदर ये लव ग्रो होना, मतलब लोगों के लिए जो एक अपना एक सेल्फ लव भी, और लोगों को जो हम, क्योंकि पहले इज इम्पोर्टेंट टू हैव मोर सेल्फ लव। जब हम खुद को लेके वी आर ओके विद व्हाट वी आर लविंग आवरसेल्फ, तो इट्स इजी टू लव अदर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज हो जाते हैं। तो इस पीरियड में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, इवन एक नए पार्टनर के साथ चीज़ें शेयर करना, ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम सही ढंग से उस टाइम कर पाते हैं, तो वी ग्रो एंड वी फील लव। उसके बाद आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब ये एज आ रही है 40 टू 65 वाली। अब 40 टू 65 में हमारा ज़्यादा डिवोशन कहाँ होता है यार, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारा ये, हमारा वो। तो वो सारा जो एज होता है वो उस पे ही चला जाता है, राइट? यहाँ पे मेजरली क्या है, वी केयर फॉर अदर्स, वी केयर फॉर अदर्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने जितना कमाया, हमने जो लाइफ आगे रेयर की उस चीज़ को लेके, या फिर इवन नॉट अपने अपने अपनी फैमिली रहने की, तो बहुत सारे आपके आपके कज़िन्स हैं, आपके खुद के भाई-बहन हैं या कुछ भी हैं, उनकी फैमिलीज़ को आप सपोर्ट करने जाते हैं। तो एक तरीके से वी स्टार्टेड प्रोवाइडिंग केयर। तो वो एक पीरियड होता है जिसमें हम दूसरों के लिए एक्चुअली काम करने लग जाते हैं। नॉट जस्ट काम अपने लिए तो करते ही, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो आगे की फैमिली, आगे की जनरेशन, उनको हम डेवलप करने में सब काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर। अब ये क्या है, ये है आफ्टर रिटायरमेंट। अब 65 के बाद अगर इफ आई लुक बैक, मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरी लाइफ मैंने क्या-क्या किया। इवन इफ आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद माय लाइफ व्हाट आई हैव अचीव्ड, एंड देयर आर सम गोल्स जो कि अनअचीव्ड रह गए, या फिर मैं उन तक भी पहुँच ही नहीं पाया, या कि कुछ मैंने अपनी लाइफ के पर्पसेस डिफाइन किए थे वो मैं नहीं पहुँच पाया। तो उस वक़्त ये सारी चीज़ें हम दोबारा से रीइवैल्यूएट करते हैं, एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं भाई ये फ़िल्म इंटीग्रिटी की फीलिंग लेकर आएगा या डिस्पेयर की फीलिंग लेकर आएगा, ये दुःख पहुँचा रहा है, ये यार हमें एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, एक एक खुशी दे रहा है। तो उस पीरियड में ये पीरियड आ जाता है, और उस वक़्त इट्स अ एज ऑफ हैविंग विज़डम, बिकॉज़ क्योंकि उस पीरियड में हम जब ये सब देख के अगर वी आर हैप्पी फॉर व्हाट वी हैव डन इन लाइफ, तो हम बहुत खुश रहते हैं उसके आगे की लाइफ में। हम इट्स लाइक वी ओपनली सपोर्ट पीपल नाउ कि भाई हमने अचीव कर लिया है, तो भाई आप लोगों को करने के लिए अगर कुछ चाहिए। इस वक़्त आप देखना मोस्टली ओल्ड एज में जाके लोग थोड़े केयर फ्री हो जाते हैं। दे दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ रिटायरमेंट लाइफ। तो थोड़े केयर फ्री हो जाते हैं, इफ दे हैव अचीव्ड गुड, तो बहुत खुशी-खुशी से आगे अपनी लाइफ क्लियर करते हैं। कुछ ना कुछ रह जाता है मन में, या कुछ दुःख रह जाता है, तो काफ़ी दुखी रहते हैं, कम बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो ये 8 स्टेजेस में उन्होंने पूरे लाइफ को डिफाइन कर दिया था, एरिक एरिक्सन ने। तो इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट अगेन, ओके? तो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ साइकोडायनामिक थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड, इनका बहुत नाम है, सिगमंड फ्रॉइड। इन्होंने भी ये साफ बताया था, इनका भी आइडिया वाज़ सेम, कि एक तरीके से जो आज के हमारे बिहेवियर है, जो आज हम हैं, वो पूरी तरीके से हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस है, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। यानी आज हमें गुस्सा आ रहा है, या फिर देयर आर सम एक्शंस लाइक सेक्स है, सेक्स प्रिजर्वेशन है। तो देयर आर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी फीलिंग्स हैं, तो वो सारी फीलिंग्स जो आज हमें आ रही है, जो हमें दिख रहा है, जो हमें लाइक जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका कहीं न कहीं जो ये रिफ्लेक्शन जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से। तो सिगमंड फ्रॉइड का आइडिया जो था, वो ये था कि हमारे चाइल्ड एक्सपीरियंसेस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे आज के बिहेवियर में। तो ये आइडिया के साथ सिगमंड फ्रॉइड ने अपने साइकोडायनामिक थ्योरी को डेवलप किया। फिर आता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी, डेवलप्ड बाय ऑस्ट्रियन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज ह्यूमान्स इन 1958। तो इन्होंने तो आइडिया दिया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे ही हमारा इट्स जस्ट लाइक कि हम किससे कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारा किससे कैसा रिलेशन है, या फिर हम किसके साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रखना चाहते हैं, किसके साथ हम फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, किससे नहीं रखना चाहते हैं। ये बहुत कैलकुलेटिव होता है। मतलब हमें जिसके साथ थोड़ा बेनिफिट दिख रहा है, जो हमसे थोड़ा वी फील कि भाई चल यहाँ रहने इसके साथ होना हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक तरीके से इस बेसिस पे हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। ये जॉर्ज हर्मान्स ने बताया था। इन्होंने बेसिकली पीपल बेस द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क ऑन द सोशल रिलेशनशिप। ठीक है? व्हेन द रिस्क इज ओवरवेट्स द रिवॉर्ड, जब रिस्क ज़्यादा होता है रिवॉर्ड से, तो वो टर्मिनेट कर देते हैं। और अगर नहीं होता है, अगर आपको लगता है कि देयर इज मोर रिवॉर्ड,
तो हम उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। तो ये आइडिया उन्होंने तब दिया। नाउ रैशनल चॉइस थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ। इस थ्योरी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? रैशनल चॉइस थ्योरी का कॉस्ट बेनिफिट वाले से एक तरीके से बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि चॉइसेस आर रैशनल, वी थिंक बिफोर व्हाट वी डू, इट्स वेरी लॉजिकल, वी कैलकुलेट द कॉस्ट बेनिफिट एंड देन वी टेक अ डिसीजन। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है हमारे सोशल एक्सचेंज थ्योरी से, बट अगेन देयर आर टू डिफरेंट पीपल गिविंग डिफरेंट आइडिया। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था जो हमारी चॉइसेस जो हमें रैशनल लगती है, लॉजिकल लगती है, वो हम करते हैं, जो हमें लॉजिकल नहीं लगती वो हम नहीं करते हैं। उन्होंने ये इस आइडिया के साथ आगे इस चीज को बढ़ाया। अब बात करते हैं, देयर आर फ्यू मॉडल्स इन सोशल वर्क जो हम अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। जैसे पहला कॉग्निटिव बिहेवियरल सॉरी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब यहाँ पे क्या है, फोकसेस ऑन हाउ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। अब बेसिकली क्या है, ये प्रैक्टिस में जो हम यूज करते हैं। ओके, तो जैसे हम सोशल वर्कर हैं, मैं किसी के साथ सोशल केस वर्क कर रहा हूँ, तो वहां पे जरूरी है कि हम उनका बिहेवियर जो है वो किससे इन्फ्लुएंस है और वो कैसे सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, उन पे फोकस करें। ओके, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी क्या है, उनके बिहेवियर पे किस किस का इन्फ्लुएंस है, किन फीलिंग्स है, किसकी वजह से वो डिप्रेस है, अगर चीजें वो उसको सब हैंडल नहीं कर पा रहे, उन चीजों पे फोकस करते हैं। फिर क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल। ओके, क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल क्या है बेसिकली, जैसे काफी सारे आप जानते हैं ऐसे लोगों की जिसके जिन्हें क्राइसिस फेस क्या होता है लाइफ में, जो पहले से काफी डिस्ट्रॉयड होते हैं अंदर से, जैसे क्राइसिस लाइक रेप है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जो काफी वीक हो जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं, खुद को एक एक सेल्फ एस्टीम खो देते हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो उन लोगों के साथ जो ये फीलिंग होती है सेल्फ हार्म की, इनको बदलना एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ। ठीक है, इंटरवेंशन की ओर ऑब्वियसली ये जो क्राइसिस के साथ जा रहे हैं ये तो है ही, बट उनके थॉट्स को पॉजिटिव की तरफ ले आना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, गेन करना, उस आइडिया के साथ काम करना इस क्राइसिस इंटरवेंशन थी। तो क्राइसिस को इंटरवीन करके कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या हुआ है उनकी लाइफ में, कैसे हुआ है, उस क्राइसिस के इफेक्ट को देख के हम इंटरवेंशन शुरू करते हैं। नैरेटिव थेरेपी। नैरेटिव वर्ड तो आई मीन काफी पॉपुलर हो गया आज के टाइम में। नैरेटिव इज जस्ट लाइक जब हम यू नो एक धारणा बना लेते हैं, जैसे धारणा कहेंगे कि हम अब बार-बार बोल रहे हैं यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं उसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो एक पॉजिटिव फीलिंग रहेगी, अपने बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट रख लिया, तो अपने आप को कॉन्फिडेंटली हम आगे बूस्ट कर पाएँगे। तो नैरेटिव थेरेपी यही होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत वीक है, तो हम उसके लिए एक पॉजिटिव नरेशन बनाते हैं। एक पॉजिटिव नरेशन मतलब अरे यार तुम तो इसमें बहुत अच्छे, अरे तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो। इस तरीके से उनके अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस बढ़े, तो उनके एक नैरेटिव थेरेपी शुरू करते हैं, जिसमें हम उनके लिए एक पॉजिटिव नैरेटिव्स उनके नरेशन सामने क्रिएट करते हैं, ताकि वो उस पॉजिटिव नरेशन से कुछ अच्छा ऑब्जर्व कर सके एंड इसे काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में बिल्ड कर सके। फिर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। ये क्या है, फोकसेस ऑन वन कंक्रीट प्रॉब्लम। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में ये क्या करते हैं, वन प्रॉब्लम उस पे फोकस करके एंड देन we'll solve it, मतलब focus on the concrete problem at a time similar to the method used in social case work। तो जैसे हम सोशल केस वर्क में प्रॉब्लम है, फिर उसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर हम किसी डिसीजन पे आते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये सब करते हैं ना, सारे मेहनत करते हैं कि भाई पहले तो हमने उससे इंटरव्यू कर लिया, हमने उससे सारी चीजें जान ली, फिर हम भी ट्राई टू थिंक फाइंड आउट कि भाई इसके और भी कोई फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो इस तरीके से भी कंटिन्यू आवर रिसर्च, इस तरीके से वी फाइंड आउट एंड देन वी कम टू सम कंक्लूजन। तो ये बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है। फिर सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, भाई ये तो भाई ऐसा है कि हम प्रॉब्लम सुनते हैं और उसके बाद हम जो पॉजिटिव सॉल्यूशन फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि हम पहले एक सारे फेवरेबल आउटकम्स देख लेते हैं और फिर हम उनको अचीव करने के लिए अब क्या करना है उसके लिए सोचते हैं। तो हमारा आइडिया भी होता है कि प्रॉब्लम सुन लिया, अब इसमें सॉल्यूशन यही है, इस सॉल्यूशन चलो भाई इसको करने के लिए क्या करना है अब देख। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पहले प्रॉब्लम को पूरा समझ रहे थे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, फिर हम किसी कंक्लूजन या किसी सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ क्या हम पहले सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल है वो देख लेते हैं और फिर वील डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग कि भाई ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो कर। फिर आते हैं टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस। टास्क सेंटर्ड प्रैक्टिस क्या करता है, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे इवेंट्स में ब्रेक कर देता है और उन छोटे छोटे टास्क को अचीव करते हैं, धीरे धीरे अचीव करते करते वो छोटे छोटे टास्क खत्म होते जाते हैं एंड वी अल्टीमेटली अचीव व्हाट इज आवर पर्पस। तो इस तरीके से हम इन प्रैक्टिसेस को अपने सोशल वर्क प्रैक्टिस में यूज करते हैं। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। ये सोशल चेंज की मैक्सिमम थ्योरीज मैंने यहाँ पे नहीं ली है,
मतलब जो मेजर है वो यहाँ पर है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी बुक्स में आपको बहुत डिफरेंट थ्योरीज मिल जाएंगी, बट दीज आर इनफ फॉर योर एग्जाम। इससे अगर आप डिटेल में समझ लेते हैं क्या है, क्यों है, कैसे हुआ है, तो आप इस चीज से अपने एग्जाम को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे बाहर आपको मैक्सिमम चीजें नहीं मिलेंगी या कुछ भी नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज इवोल्यूशनरी थ्योरी। इसे यूनिलरी इवोल्यूशनरी थ्योरी भी कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? ये ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था। अगेन ये बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड है। ओके, बाय दिस थ्योरी सोसाइटी मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, चीजें बदल रही हैं तो एक ही डायरेक्शन में बदलती जाएंगी। ठीक है, मतलब इनका यूनिलीनियर है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सिंगल डायरेक्शन में, और वो भी लीनियरली मूव कर रही है, इसलिए इसे यूनिलीनियर बोलते हैं। ठीक है, और ये मेथड क्या कहता है, जो इवोल्यूशन है वो स्लोली स्लोली ही होता है, पहली बात, और लीनियरली होता है इन वन डायरेक्शन। अगर हम सोसाइटी का इवोल्यूशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन करें तो हम पॉजिटिव में ही करते जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें 3 स्टेजेस में इन्हें डिवाइड कर दिया, क्योंकि इनका आइडिया ये था कि हम तब तक उस डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे जब तक हम उसे अचीव नहीं कर लेते। उनको लगता था कि इसका एक एंड है, कि हमने ये सोचा हुआ है कि ये अचीव कर लिया तो बस चीजें रुक जाएंगी, तो वहां पे तक पहुंचने के तक हम धीरे 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 उस डायरेक्शन में मूव करते रहे। तो ही दिस इज द आइडिया ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे। नाउ इन्होंने 3 स्टेजेस में से बताया। थियोलॉजिकल स्टेज, अब यहाँ पे क्या है, थियोलॉजिकल स्टेज क्या है भाई, हम सारे तत्वों को बिलीव कर रहे हैं, पंच तत्व हैं, वायु, हवा, ये ब्ला ब्ला स्टफ। तो इन सारी चीजों पे हम बिलीव करके हम इनर फोर्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, कि हम चलो हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो पहला स्टेज यही होता है कि हम इनर फोर्स के साथ, हम इन सारे बिलीफ के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर मेटाफिजिकल आता है। तो अब मेटा मेटा मीन्स लाइक, अब इसमें हम लॉजिक्स लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जो इतने हमारे सुपर नेचुरल बिलीफ है उनको हटा के अब हम एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड कल्चरल गाइड्स, यानी हमें लॉजिक लगाना शुरू कर दिया सेकंड स्टेज में। अब लॉजिक लगाना शुरू कर दिया है, तो थर्ड स्टेज इससे और अपग्रेडेड होती है, तो पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज आ जाती है। तो यहाँ पे हम पहले लॉजिक ही लगा रहे थे बस, अब यहाँ पे हम साइंटिफिक लॉज बना रहे हैं कि भाई ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए। तो देर आर साइंटिफिक लॉज, फिर उनको फॉलो करके हम आगे एवोल्यूशन पर बढ़ते हैं। तो देर आर 3 स्टेजेस। पहले स्टेज में सुपर नेचुरल बिलीफ के साथ चलो, दूसरे स्टेजेस में थोड़ा लॉजिकल हो जाओ, तीसरे स्टेजेस में साइंटिफिक लॉज को फॉलो करो। तो ये 3 स्टेजेस का किसे दिया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया था, जिसे हम यूनिलरी यूनिलीनियर एवोल्यूशन थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। इनका काफी ज्यादा नाम है सोशल वर्क में, कार्ल मार्क्स। वैसे नाम तो खैर काफी लोगों का है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स का नाम अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है। कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी थी। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है भाई, देयर विल बी देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल, बिटवीन द सोसाइटी। ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। क्यों? वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज और उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली हो रखा है। ठीक है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और सबको ज्यादा चाहिए, सबको सबको मतलब दे नीड मोर एज मोर दे वांट, नॉट दे वांट, एज नीड तो कभी खत्म नहीं होती, वो एवरग्रीन है। तो इस तरीके से, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही रहेगा। तो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में यही एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से इंडिविजुअल में, कम्युनिटीज के डेली लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ऑब्वियसली पड़ेगा ही, क्योंकि सबकी चाहते अलग है। जिसके पास बहुत ज्यादा है वो और चाहता है, और जिसके पास बिल्कुल नहीं है वो तो बस अपने बेसिक नीड्स ही पूरा कर ले, तो उसकी तरफ काम करता है। तो सबके अपने अपने थॉट प्रोसेसेस हैं, सबके अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, सबके अपने क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट्स भी, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। तो ये एक तरीके से डेली लाइफ ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी सबको इफेक्ट करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में इन्होंने मेंशन किया था। ओके, फिर आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थ्योरी। ये एमिल डुकरम ने दिया था। स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है भाई अ, यहाँ पे बेसिकली सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कैसे, द एबिलिटी टू स्टे और फिट टुगेदर वेल। तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, अगर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम होगा तो पीपल विल बी मोर हैप्पी, पीपल विल हैव बेटर सोसाइटी। तो वो स्टेबिलिटी सोशल सिस्टम में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट थ्योरी में इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी की बात की थी, कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी में अगर आप लाइफ में हैं एंड यू हैव अ स्टेबल वो, तो आपके जो सोशल चेंज है, जो आपकी लाइफ है, वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में या पॉजिटिवली आगे बढ़ती है। साइक्लिकल थ्योरी इज लाइक, इट्स लाइक अ लाइफ साइकिल। तो इन्होंने तो ये आइडिया दिया भाई कि देखो हर चीज एक बार पड़ती है। जैसे सूरज है, वो उग रहा है, फिर रोशनी करता है, और फिर एक टाइम आता है, ढलता है, फिर अगले दिन आके फिर उगता है। तो ये साइकिल है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो ऐसे ही लाइफ होती है कि यहाँ पे क्या होता है भाई, बर्थ, ग्रोथ, डिक्लाइन। ठीक है, बर्थ, ग्रोथ एंड डिक्लाइन, तो ये कंप्लीट साइकिल चलती रहती है। और इस साइकिल में थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो बट ये साइकिल कंटिन्यूस है। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि भाई आप आज जो चीज है वो शायद कल ना रहे, और जो कल है वो शायद आगे
ना रहे। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती रहती है। मे बी ये दोबारा फिर साइकिल कंप्लीट होगी, हज़ारों साल बाद फिर दोबारा रिपीट होगा सब कुछ। तो इस तरीके से इन्होंने साइक्लिकल थ्योरी को एक्सप्लेन किया। फील्ड थ्योरी, कर्ट लुईस। फील्ड थ्योरी कर्ट लुईस ने क्या बोला, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली अभी तक हम एरिक एरिक्सन की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जिन्होंने थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज दिया था, बट इनका थ्योरेटिकल नहीं था। ये काफ़ी साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन पे काम करते थे। इन्होंने इवन काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थ्योरीज दी भी है। ओके, एक्सपेरिमेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने एक फॉर्मूला दिया बिहेवियर का। बी इज बिहेवियर। तो बिहेवियर क्या होता है, फंक्शन होता है पर्सन और एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो जो एनवायरमेंट सिचुएशन है और जो पर्सन है, ये दोनों चेंज होते हैं, तब इंसान का बिहेवियर चेंज होता है। तो इस तरीके से इन्होंने एक फंक्शन, एक फॉर्मूला दिया, और जिसके बेसिस पे, जिसे हम लुइस इक्वेशन भी कहते हैं, और उस इक्वेशन के बेसिस पे ही हैज डिफाइंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन पर्सन, ठीक है? फिर देयर आर थ्री थ्योरीज, लीनियर थ्योरी, मल्टीलिनियर थ्योरी और मॉड्यूलेशन थ्योरी। इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं, लीनियर मैंने जैसे बताया, सिंगल लाइन सिंगल डायरेक्शन में मूविंग कर रही है। तो इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी जो है एक लीनियर फैशन में आगे बढ़ती जाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक सिंगल फैशन में बढ़ती जाती है। लेकिन मल्टी लीनियर ऐसा नहीं होता। मल्टी लीनियर होता है कि भाई ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, हम हर बार अपग्रेड ही होंगे। अभी हम इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गए, तो इसके बाद फिर अगले स्टेज पे आ गए, तो देयर आर मल्टीपल लेयर्स। हम उसी लेयर में नहीं रहते, ये स्टेप्स की तरह है, ठीक है? स्टेप्स हैं जैसे। तो मल्टी लेयर थ्योरीज ये डिफाइन करती है कि भाई हम हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? फॉरवर्ड बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, इसका मेन एम क्या था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, विल गेट मोर मॉडर्नाइज, ठीक है? मॉडर्नाइज होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगेन विल गेट मोर नॉलेज, विल गेट अगेन, जैसे मल्टी लिनियर थ्योरी क्या कहते हैं कि हर बार हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे पहले हम वी हैड दैट पीसी, वो सेलुलर फोन था, बड़ा वाला फोन, अब इसका फिर मोबाइल आ गया। अब लोगों के पास मे बी दे हैव फ्यूचर में वो भी जरूरत ना पड़े, कोई और ऐसा डिवाइस आ जाए कि भाई आज हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें दे गेट एडवांस्ड। ओके, तो मॉडर्नाइज की तरफ, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ता है, तो दैट इज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब ये सारी थ्योरीज जो हमने डिस्कस की, उनके बेसिस पे, और जितने हमने रिफॉर्म्स बेसिस के डिस्कस किए, उनके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग पॉपुलर सोशल मूवमेंट्स इन द सीक्वेंस ऑफ देयर जेनेसिस ईयर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये क्रोनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रोनोलॉजी याद रखोगे, तभी आप इन मूवमेंट्स का आंसर दे पाओगे। ये तो खैर काफी इजी है हमारे लिए, क्योंकि इसमें निर्भया मूवमेंट, जन लोकपाल जैसे इवेंट्स दे रखे। जरूरी नहीं है आपको सबके बारे में पता। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है, तभी आप आंसर कर सकते हैं। जन लोकपाल बिल्कुल लेटेस्ट हुआ है, जब आम आदमी पार्टी बनी है। निर्भया मूवमेंट उससे पहले हुआ है, 2012 से 2015 के बीच में ये मूवमेंट चल रहा था। और फिर उससे पहले हमारे पास, अगर हमें ये ऑप्शन पता है कि लास्ट वाला जो डी है दैट विल बी 4 एंड सी विल बी 1, तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वी कैन एक्चुअली से कि सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, नर्मदा बचाओ, सबसे आखिरी में कौन सा हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। फिर हमारे पास चिपको मूवमेंट है, फिर हमारे पास निर्भया मूवमेंट है, फिर चला। ठीक है, तो इस तरीके से सारे इवेंट्स हुए। अब यहाँ बात आ रही है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कोड सही है। जैसे आर्य समाज है, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, प्रार्थना समाज है, वो किससे कनेक्ट कर रहा है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, वो किससे कनेक्ट कर रही है, यंग बंगाल मूवमेंट है, ये किससे कनेक्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं आपको सब पता हो, वैसे यहाँ पे पता होना चाहिए था, बट स्टिल जिसे हमने पढ़ा, थियोसोफिकल सोसाइटी वो किसने किया था, मैडम एच ब्लचिस्की ने। तो हमें पता है कि सी और वन सही है, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट किसने किया था, ये डेरेजियो ने किया था, हेनरी विवान डेरेजियो। तो ये सही है। तो अगर आपको ये दो ऑप्शन ही पता है, आप सारे नहीं कनेक्ट पा रहे हैं, तो भी आप आंसर कर सकते हैं। अगर ये दोनों हैं, तो यू कैन सी सी का 1 है, डी का 3 है। तो डी का 3 और सी का 1, इसमें 2 1 2 4 1 3 वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, तो दैट इज द राइट आंसर। फिर ऐसे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर कंसर्निंग रिलीजन बिटवीन ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डिस्टिंग्विशिंग फीचर पूछा है, जो इन दोनों को अलग बनाता है। वैसे दोनों इक्वल स्टेटस की बात करते थे, तो अभी आई एम गेटिंग कंफ्यूज, बट स्टिल इसका आंसर इक्वल स्टेटस होना चाहिए। अगर देयर विल बी चेंज, तो आपको अगर लगता है कि तो कोई और आंसर हो सकता है, तो आप कमेंट पे मुझे बता दें, ठीक है। क्योंकि वैसे इसका आंसर यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग फीचर पूछा। अगर सिमिलर पूछता तो दैट माइट बी वेरी करेक्ट कि हाँ इक्वल स्टेटस के लिए दोनों काम करते थे। डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, तो शायद ये एंटी आइडोलेटरी होना चाहिए, बट आई विल करेक्ट माई सेल्फ, ओके, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, बट यहाँ पे मैंने से बताया डिस्टिंग्विशिंग फीचर में
एंटी आइडोलेटरी होना चाहिए था, और यहाँ पे अगर सेम फीचर की बात करते हैं तो इट विल बी इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। देयर आर टू assertion and reasoning, इनके क्वेश्चंस काफी आते हैं। यहाँ पूछा है सोशल डिस्फंक्शंस हैव potentialities to affect social functioning adversely, ओके। और यहाँ पे डिसफंक्शन occurs in the interaction between different system of social health। तो सही बात है, सोशल डिसफंक्शंस जो है बिल्कुल करेक्ट है, have the potential to affect the social functioning adversely। तो हमारे जो फंक्शनिंग अगर सोसाइटी का सोशल डिसफंक्शनिंग हो रही है तो भाई बहुत सिंपल है कि हमारे सोशल में डायरेक्ट इफेक्ट आएगा ही आएगा। और दूसरा, ये इफेक्ट जो है ये इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और सोशल इल्स, तो जो इल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनकी वजह से ये ज्यादा फंक्शनिंग एडवर्स हो रही है, तो ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बात करते हैं कर्ट लुईन से रिलेटेड। कर्ट लुईन ने कौन सी थ्योरी दी थी? फीली थ्योरी, ठीक है। इसका हमने डिस्कशन किया था, फीली थ्योरी, कर्ट लुईन बाय कर्ट लुईन। फिर इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग: कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, यूनिलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी, मल्टीलिनियर इवोल्यूशन थ्योरी। तो यहाँ पे देख लो, सबसे पहले यूनिलिनियर इवोल्यूशन थ्योरी, ऑगस्ट कमेंट ने दिया है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स। अगर आपको ये दोनों भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हैं। सी का फर्स्ट है, ए का फोर्थ है, तो सी इज फर्स्ट, ए इज फोर्थ। तो आप आराम से देख रहे हैं, एक ऐसा एक ही है यहाँ पे, दैट इज ए, ओके। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो बाउली ने अटैचमेंट थ्योरी दिया, और बेंडुरा, एल्बर्ट बेंडुरा। सी हमने यहाँ पे पढ़ा था, मैंने बोला था कि लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों पता होना चाहिए, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। तो इस तरीके से फर्स्ट एंड फोर्थ का करेक्ट। एरिक्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। एरिक्सन का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी लिखा हुआ है। और पियागेट, पियागेट का, सी अल्टीमेटली सारे नहीं पता होना चाहिए, बट पियागेट ने भी ही डिफाइंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन की, उनका जो ग्रोथ होता है, ग्रोइंग एज होता है, तो वो एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा इजी होता है। इन सब पे इन्होंने काफी पूरी इन्होंने किताब लिखी हुई है इसके ऊपर। वी विल लर्न इट जब हम सोशल चेंज थ्योरी की बात करेंगे, वहाँ पे विल डिस्कस इट। बट ऐसे कई सारे नाम्स मिल सकते हैं आपको एग्जाम से जो आपने नहीं सुने हो, नहीं पढ़े हो, बट स्टिल उससे डिसहार्टन नहीं होना। हमें जिनका पता है उनसे हमारे आंसर मोस्टली मिल जाते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स तरह के क्वेश्चन से नहीं देते हैं। आपकी नॉलेज को टेस्ट करना मकसद होता है, तो जिस तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, तो ये दे आर इजी टू आंसर। तो अगर आपको थ्योरीज पता है, आपको डिटेल्स पता है, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। तो आज के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच वीडियो का एंड तक देखने के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।